ये है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। इसको तो ग्रीन होना चाहिए था और इसको आइस होना चाहिए था, तो इनके नाम उल्टे क्यों हैं? पूरा ग्रीनलैंड तकरीबन आइस से ही कवर है और आइसलैंड ब्रेथ टेकिंग ग्रीन वैलीज और बेहतरीन लैंडस्केप से भरा हुआ है। तो इन दोनों के नाम किसने गलत रखे थे और हम इसको क्यों सही नहीं कर देते? इसका जवाब है नॉर्थ अटलांटिक का लेजेंडरी सफर, जिसको हम आज भी याद करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी में नॉर्वे के अंदर, जिधर एक लेजेंडरी वाइकिंग फ्लोकी रहता था। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो उसमें जो फ्लोकी था वो असल वाले हिस्टोरिकल फ्लोकी से बिल्कुल ही अलग है। सीजन में तो उसको रेगनार का दोस्त और बोट बिल्डर दिखाया हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी सीरियल वाले तो हिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं शो के हिसाब से, ताकि वो देखने में इंटरेस्टिंग लगे। रियल वाला फ्लोकी डेयरिंग नेविगेटर और एक्सप्लोरर था, जिसका हमें पता चलता है द बुक ऑफ सेटलमेंट से। अच्छा, तो फ्लोकी उस टाइम नॉर्वे में रहता था। इधर कई नॉर्थ सेटलर्स नए नए लैंड्स ढूंढ रहे थे। एक तो यहाँ पर आबादी बढ़ गई थी, ऊपर से सर्दी बर्दाश्त के बाहर थी, और साथ ही वाइकिंग्स का तो आपको भी पता है, हर वक्त लड़ते रहते थे, खून खराबा वगैरह। लोकी ने ना कहीं दूर एक जमीन के बारे में सुना था जिधर कोई नहीं रहता था। इसके बारे में कहा जाता था कि वो जमीन बड़ी हरी भरी है और उनके लिए खुशियां लाएगी जो वहां पर जाने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो फ्लोकी कहता है मैं उस जमीन को ढूंढूंगा, और फिर वो समंदरी सफर की तैयारियां शुरू कर देता है। वो बड़े ही एक्सपीरियंस सेलर के ग्रुप को इकट्ठा करता है, वाइकिंग स्टाइल लॉन्ग शिप को पकड़ता है, और 868 AD में फ्लोकी अपनी फैमिली और क्रू के साथ इस नई जमीन को ढूंढने का सफर शुरू करता है। सफर में वो अपने साथ 3 शिप्स लेकर जाता है, जिनमें वो खुद साथ ही मवेशी और सप्लाईज भी होते हैं। इसकी ये शिप रोगलैंड नॉर्वे से अपना सफर शुरू करती हैं। इसका पहला पड़ाव था ये शेटलैंड आइलैंड्स। ये बड़ा ही कॉमन रेस्टिंग पॉइंट और स्टॉप था वाइकिंग एक्सप्लोरर्स का, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। फ्लोकी की बेटी यहाँ पर इस आइलैंड के पास पानी में डूब जाती है। इसका एग्जैक्ट इंसिडेंट तो क्लियर नहीं है कि वो डूबी कैसे थी, लेकिन वो मरती डूब कर ही है। अब बेटी मर जाती है, इसका फ्लोकी पे बहुत गहरा असर होता है, इतना कि एक पॉइंट तक ये एक्सपेडिशन ही खत्म होने तक पहुंच गई थी। कुछ अरसा यहाँ पर रुकने के बाद फ्लोकी हिम्मत पकड़ता है और यहाँ से अपना वो सफर शुरू करता है। फिर ये पहुंचते हैं फेरो आइलैंड्स, जिधर ये अपनी सप्लाईज को वापस से फुल करते हैं, जैसे हम सफर के दौरान गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। यहाँ से फ्लोकी अपने साथ 3 रेवन को भी ले लेता है उस नई जमीन को ढूंढने के लिए, और इसकी वजह से फ्लोकी का नाम ही बदल जाता है। लोग उसको रेवन फ्लोकी का निकनेम दे देते हैं। अब यहाँ से ये लोग तैयार थे जर्नी के सबसे खतरनाक पॉइंट के लिए, इस बेरहम अटलांटिक ओशन में ऐसी जमीन ढूंढना जिसके बारे में ना इनको ये पता था कि वो किधर है और ना ही ये पता था कि उनको वो मिलेगी भी। फेरो आइलैंड से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्लोकी एक रेवन को रिलीज करता है। इसका तरीका ये था कि अगर जमीन करीब है तो रेवन वापस नहीं आएगा, और अगर दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है तो रेवन थक कर वापस आ जाएगा बोट पे। पहला रेवन उड़कर वापस ही फेरो आइलैंड पर चला जाता है जिधर से ये आए थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे रेवन को रिलीज करते हैं। वो कुछ देर उड़ता है और फिर वापस बोट पर आ जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई जमीन नहीं है। फिर बाद में ये तीसरे रेवन को रिलीज करते हैं और वो रेवन नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ता है और फिर वापस ही नहीं आता। लोकी को पता चल जाता है कि उस डायरेक्शन में जमीन है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और बहुत लंबे अरसे के सफर के बाद फाइनली वो एक मिस्टीरियस जमीन पर पहुंचते हैं। ये लोग ईस्टर्न साइड पर उतरते हैं। लोकी बड़ा इंप्रेस होता है इस जमीन को देखकर। जैसा इनको बताया गया था ये जमीन बिल्कुल वैसी थी। खूबसूरत पहाड़ियां, हरी भरी वादियां और खाने के लिए बहुत ज्यादा मछलियां थी साहिल पे। इसके टीवी शो में दिखाया गया था कि फ्लोकी को लगता था कि वो एसगार्ड आ गया, यानी लैंड ऑफ गॉड्स। फिर ये लोग यहाँ पर कैंप्स लगाते हैं। इनको फ्रेश पानी की लेक्स मिलती हैं, जानवरों के चरने की हरी भरी जमीन थी, और रेस्ट थे तो यहाँ पर ये लोग परमानेंट सेटलमेंट बना लेते हैं। समर्स थे इधर तो ये बड़ा मजे में अपना टाइम गुजारते हैं। लेकिन जब विंटर आता है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। ठंड की वजह से इनके सारे जानवर मर जाते हैं, ना इनके पास फूड सप्लाईज बची होती हैं स्टोर करने के लिए। इनको तो पता भी नहीं था कि इधर इतने सख्त विंटर होते हैं। जैसे तैसे ये लोग गुजार तो लेते हैं विंटर्स। फिर यहाँ पर स्प्रिंग का मौसम आता है तो पहाड़ियों से बर्फ पिघलना शुरू होती है। लोकी इस पूरे एरिया का सर्वे करने के लिए पहाड़ी पे हाइक करके चढ़ता है। वहाँ पर उसको जमीन हर तरफ आइस से कवर हुई नजर आ रही थी। लोकी इसके विंटर से फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो इस पूरी जमीन का नाम ही आइसलैंड रख देता है। इसके बाद फ्लोकी यहाँ से वापस नॉर्वे चला जाता है। तो उधर लोग उससे इस नई जमीन के बारे में पूछते हैं तो फ्लोकी कहता है वो बेकार जमीन है। बेशक फ्लोकी ने ये बोला था, लेकिन बाद में वो वापस आइसलैंड गया था और वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट्स की थी, और फ्लोकी मौत तक अपनी जिंदगी वहीं गुजारता है। अब चलते हैं स्टोरी की ग्रीन साइड पे। एक वाइकिंग था एरिक द रेड, जो जिरिन नॉर्वे में रहता था। इसका बाप बहुत ही गुस्से वाला और असूल पसंद बंदा नहीं था। इसका बाप नॉर्वे में एक बंदे को मार देता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली को ही नॉर्वे से निकाल देते हैं। ये लोग वेस्ट की तरफ सेल करते हैं और 960 AD में आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त
तकरीबन 80 साल गुजर चुके थे जब फ्लोकी पहली दफा आइसलैंड आया था। इस वक्त तक तो आइसलैंड पर अच्छी अच्छी जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, तो इनकी फैमिली को बड़ी नॉर्मल सी जमीन मिलती है यहाँ पर रहने और फार्मिंग के लिए। एरिक आइसलैंड में ही बड़ा होता है, इसकी शादी होती है थ्योजाइल्ड से और ये मिलकर अपना फार्म शेड बनाते हैं। नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी एरिक ने, लेकिन इसके अंदर गुस्सा अपने बाप की तरह ही था। जिधर भी ये बंदा जाता था फड्डे शुरू कर देता था। इसके अपने नेबर्स के साथ मसले चल रहे थे प्रॉपर्टी और गेजिंग राइट्स को लेकर। एक बार होता ही है कि एरिक के सर्वेंट से ना गलती से लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से उसके नेबर का घर ही तबाह हो जाता है। अब थे तो ये लोग वाइकिंग्स ही, तो नेबर पकड़कर उसके सर्वेंट को ही मार देता है। एरिक द रेड को पता चलता है तो वो इस नेबर और उसके साथ एक बंदे को भी मार देता है। वहां पर लोग फैसला करते हैं कि एरिक को इस टाउन से ही निकाल देते हैं, तो एरिक और उसकी फैमिली को यहाँ से जाना पड़ता है और वो आइसलैंड के इस एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर होता ही है कि एरिक अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, तो वो अपनी बड़ी यूनिक लकड़ियों की बीम को एक बंदे के पास अमानत के तौर पर रखवाता है। उसको कहता है जब मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा मैं तुमसे ले लूंगा। इस वुडन बीम पे सिंबल्स बने हुए थे जो इसके फादर नॉर्वे से लाए थे और फिर एरिक को वो दे देते हैं। जब एरिक अपना घर कंप्लीट करने के बाद उन वुडन बीम्स को उस बंदे से मांगता है, तो वो बंदा कहता है कौन सी बीम्स, वो तो मेरी हैं। वाइकिंग्स कल्चर में वादे को तोड़ना अगले बंदे की तौहीन और लड़ाई को दावत देना था, तो इस धोखे के गुस्से में एरिक बंदों को इकट्ठा करता है और वो सरप्राइज अटैक कर देता है उस बंदे के फार्म पे। वो उन वुडन बीम्स को उस बंदे से वापस ले तो लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उस बंदे के 2 बेटे मर जाते हैं। इस केस का फैसला सारे बंदे मिलकर करते हैं और फैसला एरिक के खिलाफ आता है कि उसने बदले की आग में इन बंदों को मारा है और उसको 3 साल के लिए आइसलैंड से निकाल दिया जाता है। ये चीज कंफर्म करने के लिए कि एरिक आइसलैंड पर ना रहे। साथ ही सबको वो ये भी बोल देते हैं कि अगर एरिक इन 3 साल के अरसे में आइसलैंड पर दिखा भी तो उसको वहीं पर मार दिया जाएगा। इसके अलावा एरिक की फैमिली को अलाउ था कि वो आइसलैंड पे अपनी इस जमीन पर रह सकते हैं। आइसलैंड में रहते हुए एरिक ने सुना था कि इसके भी वेस्ट में एक जमीन है जिधर आज से पहले किसी ने कदम नहीं रखा। अब आइसलैंड से तो इसको निकाल दिया था, अब इसके पास 3 साल का मौका था कि वो उस नई जमीन को ढूंढ सकता था। तो बजाय इसके कि वो नॉर्वे या किसी जाने पहचाने आइलैंड्स पर जाए, 982 एडी में एरिक कुछ लोगों को अपने साथ पकड़ता है और आइसलैंड की वेस्ट साइड पर अपना सफर शुरू कर देता है इस नई जमीन के लिए। ये लोग हफ्तों तक इस बेरहम अटलांटिक ओशन के फ्रीजिंग और डेडली पानी में वेस्ट की तरफ चलते रहते हैं और फाइनली एरिक द रेड को कहीं दूर एक जमीन का टुकड़ा दिखाई देता है। जब ये करीब पहुंचते हैं तो इधर हर तरफ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और बर्फ की पहाड़ियां थी। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बाद हमारे प्लेनेट पर यह दूसरी सबसे बड़ी जगह है जो बर्फ से कवर है। फिर एरिक द रेड अगले 3 साल तक इस जमीन को मैप करता है, इसकी पहाड़ियां, वादियां। इसको यहाँ पर एक एरिया मिलता है जिधर हरा भरा सब्जा था और समर्स में इस एरिया का टेम्परेचर काफी नॉर्मल था। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी थी जैसे सील्स, मछलियां, परिंदे। ये जगह वाइकिंग स्टाइल हंटिंग और फार्मिंग के लिए परफेक्ट थी। जब 3 साल पूरे होते हैं और एरिक द रेड आइसलैंड पर वापस जाता है तो वो अपनी इस डिस्कवरी के बारे में लोगों को बताता है कि उसको बड़ा जबरदस्त लैंड मिला है। लोग उसके साथ वहाँ पर दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए एरिक द रेड उसको गलत नाम दे देता है, ग्रीनलैंड। उसकी सोच बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लोग ऐसी जमीन पर ही आना पसंद करेंगे जिसका नाम सुनकर अच्छा लगे। इसके अलावा हमारे प्लेनेट के नीचे देखो, ये पूरा कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका बर्फ से कवर हुआ है। इसके साहिल से 500 किलोमीटर दूर एक बंदा पैदल अकेले ही बगैर खाने के इसके साहिल पर पहुंचता है और सामने का सीन देखने के बाद उसके पांव से जमीन ही निकल जाती है। इस बर्फीले बेरहम कॉन्टिनेंट पे जिस शिप में वो यहाँ पर आया था वो उसको छोड़कर जा चुकी है। आगे इसके साथ क्या हुआ इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।